हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हज़ारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्लांट्स क्या है? प्लांट्स भी लिविंग बीइंग है और जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं सब लाइफ प्रोसेसेस मेंटेन करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस को प्रोसीड करते हैं, चलाते हैं। और लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए लाइफ प्रोसेसेस की आवश्यकता उनको क्यों पड़ती है? टू मेंटेन द लाइफ को मेंटेन करने के लिए लाइफ प्रोसेसेस चलाने पड़ते हैं। ठीक है, डिफिनीशन भी बड़ी सिंपल बनती है कि द प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ आर द लाइफ प्रोसेसेस। और इसमें जो है कुछ बेसिक प्रोसेस हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन। चार जो है हम लोग बेसिक प्रोसेस मानते हैं जो कि हर लिविंग बीइंग के लिए जरूरी होता है। और इसको लाइफ प्रोसेस इसलिए कहते भी हैं क्योंकि विदाउट लाइफ प्रोसेस, विदाउट दीज प्रोसेसेस लाइफ इज नॉट पॉसिबल। इन प्रोसेसेस के बगैर लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो बेटा चलो आज हम लोग देखते हैं कि उन्हीं में से न्यूट्रिशन तो आप लोग जानते ही हो कि प्रोसेस टू टेक इन द फूड या सिंथेसाइज द फूड, फूड को बनाना, फूड को लेना, इन्वायरमेंट से फूड को लेना, ये क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक उसी तरीके से रेस्पिरेशन क्या है कि उस ली गई फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को प्रोड्यूस करना, क्योंकि लाइफ को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। फूड आपने ले लिया, फूड आपने खा लिया, या कोई भी लिविंग बीइंग फूड को ले लिया, जैसे प्लांट्स हैं तो सिंथेसाइज कर लिया, तो सिर्फ फूड को सिंथेसाइज कर लेने से लाइफ नहीं चल पाती है, क्योंकि सेल्स के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, तो उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को चलाने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को प्रोसीड करने के लिए हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। और वह एटीपी कहाँ से आता है? वह एटीपी आता है फूड के ब्रेकडाउन से। और वो फूड का ब्रेकडाउन कैसे होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा टॉपिक हमारा बता रहा है कि टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि हम ये देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे फूड का ब्रेकडाउन होता है, कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये प्लांट्स हैं। सन से आने वाली लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, उसे स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में, और फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिस एनर्जी से इनका वह एनर्जी जो है एटीपी के रूप में स्टोर होती है। और वह एटीपी ये अपनी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर चलने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस को चलाने के लिए यूज करते हैं। तो चलो भाई, हम लोग पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर डिफिनीशन दी गई है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स materials in which the complex materials are combined with oxygen and broken down to simpler substances and release the energy. Okay, in this what will be there? In this, the complex food material, complex substances are combined with the oxygen and broken down to produce the energy. Okay, the term respiration was given by the Dutroukit. Okay,
and it is the process of breaking down of substances. Breaking down of substances means what? कि breaking down of उन सब्सटेंसेस के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, तो उन कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ करके उससे एनर्जी निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, सब्सटेंसेस में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं उस कार्बन बॉन्ड को तोड़ करके एनर्जी को निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन कहलाती है। और इसको हम लोग मानते हैं कि यह क्या है? यह कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब क्या कि अगर हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की, कैटाबोलिक प्रोसेस क्या होता है? अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म में 2 स्टेप होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? पहले तो हम ये जान लें कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है कि किसी भी सेल के अंदर चलने वाली वो सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज, सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस कंबाइंडली मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। ठीक है, तो इन बायोकेमिकल रिएक्शंस के चलने के दौरान कुछ चीजें टूटती हैं तो कुछ चीजें बनती भी हैं। तो चीजों के बनने की जो प्रक्रिया होती है, सिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, दैट इज नोन एज व्हाट? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? इसमें सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मानते हैं फोटोसिंथेसिस को। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। और इसमें एग्जाम्पल हम मानते हैं रेस्पिरेशन को। इसमें हम लोग एग्जाम्पल मानते हैं रेस्पिरेशन को, क्योंकि रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन हुआ, फूड सिंथेसाइज हुई, जबकि रेस्पिरेशन में फूड जो है तोड़ा जाएगा, काटा जाएगा। और जब फूड काटा जाएगा, तोड़ा जाएगा और तोड़ करके उससे एनर्जी फिर ली जाएगी। तो इसलिए हम लोग रेस्पिरेशन को मानते हैं कि यह एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, यह एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। लेकिन रियली क्या रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है? तो रियली रेस्पिरेशन को हम लोग जो है कैटाबोलिक इसलिए नहीं मानते हैं। ठीक है, कहने के लिए जरूर कहते हैं, लेकिन इसको जो है कैटाबोलिक इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसमें कभी कभी चीज़ें टूटने के साथ साथ चीज़ें बनती भी हैं। बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस के इंटरमीडिएट्स भी इसमें सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए हम लोग इसको एक एम्फीबोलिक पाथवे के नाम से जानते हैं, जिसमें जो है नई चीज़ें सिंथेसाइज भी होती रहती हैं। जैसे कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के दौरान पायरुवेट बनता है, जिस पायरुवेट से जो है अमीनो एसिड्स भी बन सकते हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनता है, जो है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल सकता है। तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल से फैट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो इसमें बनने वाली चीज़ों से नई चीज़ भी बन सकती है, इसलिए हम लोग इसको जो है कंप्लीटली कैटाबोलिक ना मान करके हम लोग इसको एम्फीबोलिक पाथवे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा आपको मैंने बताया था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस टू रिलीज द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और यह प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। और वही कंपाउंड जो कि रेस्पिरेशन में यूज होते हैं, वे कंपाउंड जो कि रेस्पिरेशन में यूज होते हैं, ठीक है, जिन्हें बर्न करके हम एनर्जी निकालते हैं, उसे हम लोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ये क्या हो सकता है? मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा ग्लूकोज होता है। हालांकि ग्लूकोज के अलावा प्रोटीन और फैट भी एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बन सकते हैं। ठीक है, यूजुअली द कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, बट proteins, fats and even the organic acids भी यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह से काम
कर सकते हैं, एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह से काम कर सकते हैं। और इस ऑक्सीडेशन के दौरान, ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल, all energy contained respiratory substrates are not released free into the cell। अब देखो ये बात तो बड़ी अच्छी है कि अगर हम जो है तोड़ रहे हैं सब्सटेंस को, किसी भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट को तोड़ रहे हैं, उससे एनर्जी निकाल रहे हैं, और सारी एनर्जी जो है अचानक अगर सेल को दे दी जाएगी तो सेल के अंदर होने वाले सारे जो है सिस्टम, जो एक्सेस एनर्जी के कारण जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जो ब्रेकडाउन होता है वह स्टेप वाइज होता है। स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होने से फ़ायदा ये होता है कि धीरे धीरे एनर्जी निकलती है, और वह धीरे धीरे निकलने वाली एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, एटीपी के रूप में यहाँ पर हम स्टोर कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आप लोग कि किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो एनर्जी स्टोर है वह कार्बन बॉन्ड्स के रूप में है, जिसे यहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस में स्टेप वाइज तोड़ा जाएगा। स्टेप वाइज बॉन्ड्स को तोड़ करके एनर्जी निकाली जाएगी, और वह एनर्जी जो है एटीपी के रूप में स्टोर कर दी जाएगी, जो एटीपी एक एनर्जी करेंसी के रूप में काम करता है, जिसमें क्या होता है कि एटीपी के अंदर जो फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं, उस फॉस्फेट बॉन्ड्स में जो एनर्जी स्टोर है वह एनर्जी आगे किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान, किसी बायोकेमिकल मैकेनिज्म के दौरान जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी, एटीपी ब्रेक करके उस एनर्जी को देगा वहाँ पर, सो दैट द प्रोसेस कैन बी प्रोसीडेड फर्दर। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन in respiration is not used directly but is synthesized in the form of ATP, जैसा मैंने आपको बताया। और जो एनर्जी जो क्या है, which is broken down whenever and wherever energy needed to be utilized। जहाँ कहीं भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर इसको हम लोग एटीपी को ब्रेक करके जो है एनर्जी लिया जाता है। तो यानी कि हम एटीपी को देखें तो एटीपी क्या है, इज अ एनर्जी करेंसी। एटीपी इज एन एनर्जी करेंसी। एटीपी इज एन एनर्जी करेंसी। ठीक है, सेल के लिए एक एनर्जी करेंसी है। जैसे कि आप पैसा दे करके सामान लेते हो तो पैसा क्या है, आपके लिए करेंसी होती है। ठीक उसी तरीके से एटीपी यहाँ पर क्या है, एनर्जी करेंसी का काम करती है। और ये बहुत जो भी है बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पर जो है इस एनर्जी का यूज़ हम करते हैं। और रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन स्केलेटन जो प्रोड्यूस होता है वह यूज़ किया जाता है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अदर सेल्स। अच्छा, जो अदर चीज़ें जो प्रोड्यूस होती हैं उसका फर्दर फिर यूज़ करते हैं हम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग्स। ठीक है, और ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे आल्सो गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये देखिए बात बड़ी अच्छी है कि रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं? ठीक है, प्लांट्स को भाई रेस्पिरेशन के लिए सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। रेस्पिरेशन के द्वारा ही सबको एनर्जी मिलती है। तो प्लांट्स भी लिविंग बीइंग है, डेफिनेटली ये भी रेस्पिरेशन करते होंगे। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन का सेंस, यहाँ पर जो क्वेश्चन जो डाला गया है एनसीईआरटी में पॉइंट दिया है, डू प्लांट्स रेस्पायर, प्लांट्स क्या ब्रीथ करते हैं? प्लांट जो है क्या गैसियस एक्सचेंज करते हैं? ब्रीदिंग का सेंस यहाँ पे क्या है, गैसियस एक्सचेंज से है। क्या प्लांट्स भी जो है गैसियस एक्सचेंज करते हैं? तो प्रश्न आता है जैसे कि अब हम अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें तो रेस्पिरेशन के दौरान कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो है सबसे पहले ऑक्सीजन को लेते हैं, उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम करते हैं तो
वो तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे एनिमल की बात करें तो एनिमल में ब्रीदिंग प्रोसेस चल रहा है जिसमें ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। तो क्वेश्चन आता है क्या प्लांट्स में भी ऐसा कुछ चल रहा है जिसमें जो है वो ऑक्सीजन को ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं? क्या उनके पास भी कोई ऐसा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, कोई ब्रीदिंग सिस्टम उनके पास भी है? तो आप डेफिनेटली आप देखोगे तो कहोगे नहीं भाई, ऐसा तो कहीं नहीं, प्लांट के पास कोई लंग्स नहीं है, कोई ट्रैकिया नहीं है, कोई नोज नहीं है, माउथ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है प्लांट के पास। तो प्लांट फिर कैसे करता है ब्रीदिंग? ठीक है, तो प्लांट्स के लिए जो है देखिए ये बात तो लिखी गई कि प्लांट्स ब्रीद एंड दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लांट्स डोंट हैव एनी स्पेशल ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज सिस्टम एज द एनिमल्स हैव। जैसा एनिमल के पास होता है वैसा इनके पास कोई सिस्टम नहीं होता है। तो इनके पास होता क्या है? दे हैव द स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे लीफ में मेनली स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और लेंटिसेल्स जो है स्टेम में प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट होता है और लेंटिसेल्स स्टेम में प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और इनमें जो है जो एयर का ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड होता है। ओनली अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस हियर। ओके, तो चलो भाई, तो अभी आपने क्या देखा कि प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन इनके पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन इनके लीव्स में स्टोमेटा और स्टेम में लेंटिसेल्स होते हैं, जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या कि जब फोटोसिंथेसिस चलती रहती है तो उस फोटोसिंथेसिस के दौरान दिन के समय में बहुत अच्छा है भाई, फोटोसिंथेसिस चल रही है, जिस फोटोसिंथेसिस में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन जो है ये यूटिलाइज करते हैं, जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस से करते हैं उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस आल्सो। बड़ी अच्छी बात है भाई, अपना ही ऑक्सीजन बनाया और अपने ही यूज कर लिया। तब तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लिविंग बीइंग जो कि प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, उनका क्या होगा? तो बात तो सही है, लेकिन होता क्या है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ये दिन में दोनों साथ साथ चलते हैं, बट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मच हायर देन द रेस्पिरेशन। इसलिए रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो तो यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वह रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है। तो म्यूचुअली ये तो चीज़ अच्छी है, मेंटेन हो जा रही है अंदर, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अधिक होने की वजह से इन्हें एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेना पड़ता है, और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इनको एटमॉस्फेयर से लेना पड़ता है, और जो ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होती है उसको जो है एटमॉस्फेयर को रिलीज करते हैं। ठीक है, दे यूज ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस इन रेस्पिरेशन। अबाउट 50% ऑफ द टोटल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में बी यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल फॉर अदर लाइफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने देखा। और दूसरी चीज ये कि माइटोकॉन्ड्रिया वह जगह है, सेल का वह पार्ट है, सेल का वह ऑर्गेनेल है जिसमें हम एनर्जी का प्रोडक्शन, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। तो जब ऑर्गेनिज्म एनर्जी का प्रोडक्शन वहाँ पर करेंगे तो डेफिनेटली वह सेंटर क्या कहलाएगा? पावर हाउस ऑफ द सेल। जब सेल वहीं से एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। और वह एनर्जी किस रूप में प्रोड्यूस होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अगर हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, ठीक है, तो क्या सारे रेस्पिरेशन एक जैसे होते हैं? सभी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? नहीं, रेस्पिरेशन को हम यहाँ पर दो कैटेगरी में बांटे हैं, एरोबिक और एनेरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स।
यहाँ पर जो है कंप्लीट, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल होता है रेस्पिरेशन में। इन रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज एन एंड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज एन एंड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। यहाँ पर जो है सिंपल एक इक्वेशन लिखा गया है कि C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP देगा, ढेर सारा ATP, 38 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। और यह प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और इसको अगर हम जो है जूल के रूप में नापें तो लगभग आता है 2870 जूल, ठीक है। और इसमें जो है दो मेन स्टेप्स चलते हैं। पहला स्टेप चलता है ग्लाइकोलाइसिस, तो दूसरा स्टेप चलता है साइट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, या जिसे हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ठीक है। चलो, और दूसरा हम लोग देखें, वो तो आपने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने क्या देखा भाई कि उसमें जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है, कंप्लीट ब्रेक किया जाता है, जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक दूसरा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम देखने जा रहे हैं, जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें जो है, जिसको हम लोग कहते हैं एनएरोबिक। एनएरोबिक का मतलब ही हो गया कि निश्चित रूप से यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तभी इसका नाम है एनएरोबिक। एन मतलब विदाउट और एरोबिक मतलब ऑक्सीजन। यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के ये रेस्पिरेशन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। चलो भाई, जब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो हो कैसे रहा है? अरे भाई, आप ये सोचिए कि जब सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ तो इवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले जो है जो ऑर्गेनिज्म बना वह तो एनएरोबिक नेचर का ही था, क्योंकि उस समय जब इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पर जब लाइफ का इवोल्यूशन हो रहा था तो एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन था ही नहीं, हाइड्रोजन ज़्यादा था। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग होने के कारण अब वहाँ पर जो है ATP लाइफ जो है जो भी बनेगी वह लाइफ जो है कैसे सर्वाइव करेगी, तो वहाँ पर लाइफ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एनएरोबिक मोड को एडॉप्ट कर लिया उसने, एनएरोबिक मोड को एडॉप्ट कर लिया। इसीलिए देखेंगे तो आप एक पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लैनेट लिव्ड इन एन एटमॉस्फेयर दैट लैक ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन था ही नहीं उस एटमॉस्फेयर में, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। और आज प्रेजेंट डे में भी जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर एडॉप्टेड फॉर एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशन के लिए बहुत सारे एडॉप्टेड होते हैं, उसमें से कुछ फैकल्टेटिव होते हैं, कुछ ऑब्लिगेट होते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब कंडीशनल, कंडीशनल का मतलब कि वो जैसे वो एनएरोबिक और एरोबिक दोनों एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो एरोबिक और एनएरोबिक दोनों एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर सकती हैं। जबकि अगर हम बात करें, कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीटली ऑब्लिगेट एनएरोब होते हैं, मतलब कंप्लीटली एनएरोब होते हैं। अगर उन्हें हम एरोबिक एटमॉस्फेयर दें तो मर जाएंगे वो एनएरोबिक एटमॉस्फेयर में ही एडजस्टेड होते हैं, उसी के लिए वो बने हुए हैं, उसी में वो रह पाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं जो कि जो है फैकल्टेटिव होते हैं, कंडीशनल होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि फुल्ली एनएरोबिक होते हैं, ठीक है। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिटेन द एंजाइम मशीनरी। वाह भाई, ये बड़ी अच्छी बात है कि कैसे, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कार्बन बॉन्ड्स को हम तोड़ते हैं, उससे जो एनर्जी निकलती है उससे हम ATP बनाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि कैसे कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ करके ATP बनाया गया, कार्बन बॉन्ड्स को कैसे तोड़ा जाएगा। तो कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरा एंजाइम मशीनरी, एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियल ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
और इसमें जो है एक मशीनरी में एक पार्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। हालांकि ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा स्टेप है, कॉमन स्टेप है। ये पूछे गए प्रश्न है, ये पूछा जाता है कि कौन सा स्टेप ऐसा है रेस्पिरेशन के दौरान जो कि कॉमन स्टेप होता है, जो कि कॉमन स्टेप होता है। तो कॉमन स्टेप कौन सा है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन स्टेप है। इसमें क्या होता है कि C6 एस्ट्रल वो6 क्या बनाता है? एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP। दो ही ATP, बहुत कम मात्रा में ATP का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ 2 ही ATP यहाँ पर बन पाते हैं। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, समझ में आ रही बातें? बहुत अच्छा। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सबके पास क्या होता है? एक एंजाइमेटिक मशीनरी होती है। दैट एंजाइमेटिक मशीनरी इज adopted for the partial breakdown of the glucose in absence of oxygen। ठीक है, तो चलो हम लोग अब ग्लाइकोलाइसिस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना पहले ग्लाइकोलाइसिस को देखा जाए। चलो भाई, ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? चलो भाई, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ये वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस मतलब शुगर एंड लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, यानी कि ग्लूकोज को स्प्लिट करना, ग्लूकोज को तोड़ना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लूकोज को तोड़ना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अगर हम देखें बेटा तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये ग्लूकोज हमारा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस दो पायरुवेट में टूटता है और इस पायरुवेट के 3 फ्यूचर हो जाते हैं। इस पायरुवेट के 3 फ्यूचर होते हैं। एक फ्यूचर होता है जिसमें क्या होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पायरुवेट जो है वाटर, CO2 और ATP, ढेर सारे ATP में टूट जाता है। वाटर, CO2 और ढेर सारे ATP में टूट जाता है। दूसरा होता है इसका फ्यूचर कि अगर जो है इसको लैक ऑफ O2 की बात करें, ऑक्सीजन की अगर कमी है तो ये जो है लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। अगर ऑक्सीजन जो है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो यह जो है अल्कोहल में, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो अब देखो, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस द्वारा पायरुवेट में टूटा, तो यह एनएरोबिक मैकेनिज्म, ठीक है, यह एनएरोबिक मैकेनिज्म, सॉरी एरोबिक मैकेनिज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि यही पायरुवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ATP में बदल रहा है, जबकि एनएरोबिक सिस्टम में यही जो पायरुवेट जो है वह लैक्टिक एसिड या एथिल अल्कोहल में टूट रहा है। यानी अगर हम कहें तो यह जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस क्या है? यह कॉमन प्रोसेस है। ठीक है, यह ग्लाइकोलाइसिस क्या है? यह कॉमन है इन बोथ, कॉमन इन एरोबिक एज वेल एज इन एनएरोबिक प्रोसेस। एरोबिक और एनएरोबिक दोनों प्रोसेस में क्या है? ये कॉमन होता है, दोनों के लिए कॉमन प्रोसेस है। तो चलो हम लोग इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं और इसकी डिस्कवरी एम्बडेन, मेयरहाफ और परनास नाम के 3 साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसे कंबाइंडली EMP पाथवे के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान देंगे बेटा, जिसे हम लोग EMP पाथवे के नाम से जानते हैं। तो EMP पाथवे का मतलब क्या?
एम्बडेन, मेयरहाफ एंड परनास पाथवे, मतलब इन तीनों के द्वारा डिस्कवर्ड ये पाथवे है, इसलिए हम लोग इसको ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा आता है कि इन एनेरोबिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि इट इज ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलाइसिस ही एकमात्र प्रोसेस होता है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ पर है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे बेटा कि ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा क्या है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, चाहे वह एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, सारे तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये पाया जाता है। ठीक है, इट इज फाउंड इन एरोबिक एज वेल एज इन एनएरोबिक, दोनों तरह के जो है ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसीलिए कहते हैं प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरी बात क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज द पार्शियल ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये 2 पायरुविक एसिड बनाता है और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है और न ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कितनी अच्छी बात है, न तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है न तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। लेकिन यह एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सब में कॉमन होता है, सारे तरह के रेस्पिरेशन में ये कॉमन होता है। ठीक है, इस प्रोसेस के तहत करते क्या है हम लोग, मतलब ऑर्गेनिज्म करता क्या है, मतलब सेल के अंदर क्या क्या होता है, अब ये चीज़ें हम लोग जो है देखेंगे अगले स्टेप में। तो इसमें आपने क्या देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होता है। इसे हम लोग ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसे जो है एम्बडेन, मेयरहाफ एंड परनास नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम लोग ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि इन एनेरोबिक ऑर्गेनिजम्स दिस इज ओनली द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा, यह सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, चाहे वह एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला हो चाहे वह एनेरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला हो। दूसरा, ग्लूकोज, इस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, जिस पार्शियल ब्रेकडाउन के दौरान क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट फॉर्म होते हैं। इसमें किसी तरीके के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलो भाई अब क्या हम लोग देखते हैं। चलो, अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में तो जो है ग्लूकोज ये सुक्रोज के रूप में जो है, ठीक है, सुक्रोज के रूप में अवेलेबल है। तो ये क्या होता है कि ग्लूकोज is derived from the sucrose, which is the end product of photosynthesis, and from the storage carbohydrates. ठीक है, in plants glucose is derived from the sucrose, which is the end product of photosynthesis or from the storage of carbohydrates. और सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है, और ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में ये यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस में यूटिलाइज हो जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग 2 मेन स्टेप मानते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के 2 मेन स्टेप होते हैं। पहला होता है प्रिपरेटरी फेज और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज 2 फेज होते हैं। पहला आपने क्या देखा है कि प्लांट्स यहाँ पर ग्लूकोज जो है, जो उनके अंदर जो स्टार्च स्टोर है, जो सुक्रोज स्टोर है, उसे कन्वर्ट करके जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देते हैं, फिर उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करते हैं
ग्लूकोज के दो मेन स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के दो मेन स्टेप होते हैं, प्रिपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज होता है। प्रिपरेटरी या पहले फेज में जो है प्रिपरेशन मैकेनिज्म है जो कि 4 स्टेप में चलता है, और दूसरा जो है ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज होता है जो कि जो 5 स्टेप का होता है। कुल 9 स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें से 4 स्टेप जो है प्रिपरेटरी होते हैं, जबकि 5 स्टेप अगले 5 स्टेप जो है पे ऑफ फेज के होते हैं, जिसमें हमें एटीपी मिलती है। और देखते हैं कैसे इसमें होता है। चलो तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ये पहला जो मैकेनिज्म आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस फर्स्ट स्टेप में ये पहला जो यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप है पूरा, ये जो है बांट दिया गया है। ये क्या है, ये प्रिपरेटरी फेज है, और ये फेज पूरा क्या है, ये पे ऑफ फेज है। ये पूरा जो है पे ऑफ फेज है, ये पे ऑफ फेज है। ठीक है, तो इस प्रिपरेटरी फेज, ये प्रिपरेटरी फेज क्या होता है, ये एंडरगोनिक होता है। एंडरगोनिक का मतलब कि इसमें एनर्जी यूटिलाइज होता है, इसमें एनर्जी यूटिलाइज होता है। जैसा मैंने बताया था अभी आपको कि सेल के लिए एनर्जी करेंसी क्या है, सेल किस रूप में एनर्जी अपना रखता है, तो एटीपी के रूप में एनर्जी अपना स्टोर रख रहा है। यानी यहाँ पर जो है क्या यूटिलाइज होगा, एटीपी यूटिलाइज होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है पे ऑफ फेज में फिर वही चीज निकलेगी, तो क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। तो क्या निकलेगी, एनर्जी में एटीपी ही निकलेगी। आओ देखते हैं हम लोग कि कैसे इसमें जो है यूटिलाइजेशन होता है। तो पहले स्टेप में ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, यह ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी और हेक्सोकाइनेज एंजाइम, इस बात का ध्यान देंगे बेटा आप लोग कि ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ, पहले स्टेप में ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम एंड एटीपी कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाएगा। ठीक है, और इस दौरान जो है एक एटीपी जो कि खर्च हो रहा है, तो उससे एक फास्फेट ले लिया जाएगा और उसे एडीपी में कन्वर्ट करके छोड़ दिया जाएगा। तो जो फास्फेट लिया गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। वो फास्फेट जो है लेने के बाद ग्लूकोज जो है उस फास्फेट के साथ अटैच होकर के उस फास्फेट को अपने 6वें नंबर कार्बन के साथ अटैच कर लेता है, और अब वह कंपाउंड क्या कहलाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट कहलाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट कहलाता है। ठीक है, ग्लूकोज फास्फेट के साथ रिएक्ट, एटीपी के फास्फेट के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोग्लूकोआइसोमरेज या फास्फोहेक्सोआइसोमरेज। फास्फोहेक्सोआइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है, जबकि जो कि जो है फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। अब ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, फिर देखिएगा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम आएगा यहाँ पर कौन सा था, हेक्सोकाइनेज यहाँ पर था। ग्लूकोज को जो ग्लूकोज 6 फास्फेट बदल रहा था वो क्या था, हेक्सोकाइनेज था, और यहाँ पर क्या होगा, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करता है कि यह एक एटीपी यूटिलाइज करेगा और फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में बदल देगा। फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में बदल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदला, और यहाँ पर ग्लूकोज 6 फास्फेट से फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदला, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फिर वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में बदला, और यहाँ पर जो है पहले स्टेप और तीसरे स्टेप में एक एक एटीपी यहाँ पर खर्च हुआ। तो इसलिए यह प्रोसेस क्या कहलाता है, एंडरगोनिक कहलाता है। ठीक है, मतलब एंडोथर्मिक होता है, इसमें एटीपी की आवश्यकता, इसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और अब आता है यहाँ पर एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है क्या, जिस एंजाइम का नाम क्या है, एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है बेटा, यह जो है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को बदल देता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और
और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, DHAP। DHAP मीन्स डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये दोनों जो है 3 कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं। अभी तक आपने देखा जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, ये क्या है 6 कार्बन का कंपाउंड है। लेकिन अब ये 6 कार्बन का कंपाउंड एल्डोलेज के प्रेजेंस में टूट रहा है, किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। 3 कार्बन वाले फास्फेट कंटेनिंग 2 कंपाउंड में टूट जा रहा है। अब जो है, अब यहां पर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये 2 बन तो जाते हैं, लेकिन इनमें से फर्दर जो यूटिलाइजेशन होता है वह सिर्फ जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का ही होता है। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट फर्दर नहीं यूटिलाइज होता है। तो इसलिए होता क्या है कि ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये बदल जाता है कि इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, और बदल करके अब 2 मॉलिक्यूल आप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट चलते हैं आगे। लेकिन यहाँ पर इस कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है जिसका नाम है ट्राइयोज फास्फेट आइसोमरेज। इस एंजाइम का नाम क्या है बेटा? ट्राइयोज फास्फेट आइसोमरेज। ट्राइयोज फास्फेट क्यों? क्योंकि ये 3 कार्बन वाले हैं, इसलिए ट्राइयोज ग्रुप के ये मोनोसेक्राइड है, और फास्फेट कंटेनिंग है इसलिए इसको ट्राइयोज फास्फेट कहा, और एक दूसरे के आइसोमर है इसलिए इसको इस एंजाइम को नाम दे दिया गया क्या? ट्राइयोज फास्फेट आइसोमरेज। ध्यान दीजिएगा आप लोग, चूंकि ये 3 कार्बन के कंपाउंड दोनों हैं, 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड हैं, इसलिए इनका ग्रुप बनता है ट्राइयोज, और ये फास्फेट कंटेनिंग है इसलिए अब इनका नाम बदल जाएगा ट्राइयोज फास्फेट, और ये आइसोमर बना रहा है एंजाइम, इसलिए इस एंजाइम का नाम हो जाएगा आइसोमरेज। आइसोमरेज कैटेगरी से बिलोंग करेगा एंजाइम ये, और अब पूरा नाम इसका पड़ेगा ट्राइयोज फास्फेट आइसोमरेज, जो क्या करेगा कि DHAP को, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में बदल देगा। अब एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट अब चलेगा आगे, तो बदलेगा किसमें? बदलेगा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में बदलेगा, और 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में बदलेगा ये, या जिसे हम लोग कहते हैं BPGA, ठीक है, बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट या 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? BPGA। शॉर्ट में याद रखने के लिए BPGA हम लोग कहते हैं इसको। तो 2 मॉलिक्यूल BPGA बनता है, लेकिन इस दौरान अब ये कन्वर्जन जो है एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है जिसे नाम देते हैं क्या? जो डिहाइड्रोजिनेज टाइप का एंजाइम होता है, जो कि हाइड्रोजन को निकालने का काम करता है, इसलिए इसका नाम है क्या? डिहाइड्रोजिनेज। और ये क्या कर रहा है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से हाइड्रोजन को निकाल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और जब ये हाइड्रोजन निकालेगा तो हाइड्रोजन जाएंगे कहाँ? तो उस हाइड्रोजन को कैच करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए एक एंजाइम, एक जो है यहाँ पर सब्सटेंस आता है जिसका नाम है NAD+। यह NAD+ क्या करता है कि हाइड्रोजन को लेकर के NADH+H+ या NADH2 का फॉर्मेशन करता है। NADH+H+ का फॉर्मेशन करता है। यह भी एक एनर्जी का ही रूप है जो आगे चल करके ATP फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 2nd क्लास में, तो उसमें बताएंगे कैसे एनर्जी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से हाइड्रोजन आयन निकालेगा, जो हाइड्रोजन आयन NAD+ लेकर के NADH+H+ बना लेगा। और अब 1,3 BPGA जो है फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोग्लिसरेट काइनेज के प्रेजेंस में ये टूट जाएगा किसमें? 3 फास्फोग्लिसरेट। देखिए अब ये 1,3 फास्फोग्लिसरेट था, यानी कि इसमें 2 जगह पर फास्फेट ग्रुप लगा हुआ था, पहले और तीसरे जगह पर, 1st और 3rd पोजीशन ऑफ द कार्बन क्या था? फास्फेट ग्रुप लगे हुए थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? 3 फास्फोग्लिसरेट हो गया, यानी कि सिर्फ तीसरे नंबर कार्बन पर जो है ये तीसरे नंबर कार्बन पर जो है फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, एक फास्फेट इससे निकाल दिया गया। तो जो फास्फेट निकला
जो फास्फेट निकला वो फास्फेट कहाँ जाएगा, तो दो, चूंकि दो मॉलिक्यूल टूट रहे हैं तो हर मॉलिक्यूल से एक फास्फेट निकल रहा है, तो दोनों मॉलिक्यूल से दो फास्फेट निकल जाएंगे, जो दोनों फास्फेट दो एडीपी जो है ले करके दो एटीपी का फॉर्मेशन कर देंगे। तो क्या देखा आपने यहाँ पर कि दो एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्या देखा आपने कि 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है इसमें, जिसे हम लोग बीपीजीए शॉर्ट में कहते हैं, यह जो है 3 पीजीए बदल रहा है और इस दौरान इससे फास्फेट निकाले जा रहे हैं, जो फास्फेट आयंस एडीपी द्वारा ले करके एटीपी का फॉर्मेशन कर लिया जा रहा है, यानी कि दो एटीपी यहाँ पर फॉर्म हो गए। अब उसके बाद क्या होगा कि 3-फास्फोग्लिसरेट जो है ये 2-फास्फोग्लिसरेट में बदल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम म्यूटेज। जिस एंजाइम का नाम क्या होगा कि फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज के प्रेजेंस में 3-फास्फोग्लिसरेट जो है 2-फास्फोग्लिसरेट में बदल जाएगा। ठीक बेटा, और ये 2-फास्फोग्लिसरेट वापस जो है इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये बदल जाएगा किसमें, फास्फोइनाल पायरुवेट में, पेप जिसे शॉर्ट में कहते हैं, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, पेप या फास्फोइनाल पायरुवेट। और ये 2-फास्फोइनाल पायरुवेट अब ये बदलेगा किसमें, पायरुवेट में। 2-फास्फोइनाल पायरुवेट किसमें बदलेगा, पायरुवेट में बदलेगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये पायरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो है 2-फास्फोग्लिसरेट फास्फोइनाल पायरुवेट बदल जाएगा किसमें, पायरुवेट में। और इस दौरान जो कि फास्फोइनाल है ये, यानी यहाँ पर जो फास्फेट ग्रुप है, तो अब यहाँ से फास्फेट निकाला जा रहा है, अब क्या बच रहा है, सिर्फ पायरुवेट बच रहा है। तो ये फास्फेट जाएंगे कहाँ, तो इस फास्फेट को वापस फिर एडीपी लेकर के एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा। इन फास्फेट को एडीपी लेकर के एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा। तो ओवरऑल आपने क्या देखा यहाँ पर कि 2 एटीपी आपको यहाँ मिले और 2 एटीपी आपको यहाँ मिले, तो टोटल कितने एटीपी आपके पास मिल गए, 4। और जो ये NADH जो आप देख रहे हैं, एक NADH जो है वह 3 एटीपी बना सकता है। एक NADH2 3 एटीपी बना सकता है। तो अगर 2 NADH2 है तो कुल कितने एटीपी बन जाएंगे, 6। जब 6 एटीपी बन गए यहाँ पर और 4 इधर बन गए, तो 6-4 10 एटीपी, टोटल 10 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन उस 10 एटीपी में से 2 एटीपी तो यहाँ पर खर्च हो जा रहे हैं। ठीक है, 2 एटीपी यहाँ पर खर्च हो जा रहे हैं, इसलिए हम जो है यहाँ पर टोटल गेन हम लोग 8 एटीपी का मानते हैं। टोटल गेन हम लोग 8 एटीपी का मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर देखेंगे कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इसमें कंज्यूम भी हो जाते हैं, तो इसलिए अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 बन भी जाता है, NADH + H+ बनता है। और जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH जो है वह 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाता है। तो टोटल 6 मॉलिक्यूल यहाँ का और 4 मॉलिक्यूल यहाँ का, 10 मॉलिक्यूल हो गए। लेकिन 2 मॉलिक्यूल इसमें से खर्च हो गए, तो 2 मॉलिक्यूल जो इसमें से खर्च हो गए, ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल जो इसमें से खर्च हो गए, तो हमारे पास टोटल गेन कितने का रहा, 8 मॉलिक्यूल्स का रहा। ठीक है, तो सो द नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल विल बी 8 इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है, कुल टोटल कितना होगा, 8 होगा। एज ए रिजल्ट ग्लाइकोलाइसिस, अब देखें तो क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस के तहत 2 पायरुवेट बने और 8 ATP मॉलिक्यूल्स का हमें गेन हुआ। ठीक है, 2 पायरुवेट बने और 8 ATP मॉलिक्यूल्स का हमें गेन हुआ। ठीक है, चलो भाई, अब ये पायरुवेट बनने के बाद क्या होता है, दिखा दे। की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज द पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड जो है अब सेल में फर्दर यूटिलाइज होगा। जैसा मैंने कहा था आपसे कि ये ग्लाइकोलाइसिस जो है ये कॉमन होता है इन एरोबिक एंड एनएरोबिक, यानी कि ये जो पायरुविक एसिड जो तैयार हुआ है, ये पायरुविक एसिड आगे यूटिलाइज होगा, ये पायरुविक एसिड आगे यूटिलाइज होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ
इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो इसमें जो है रेस्पिरेशन में ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों होंगे। तो अगर हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की, अगर हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसमें दो आ जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो आ जाता है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। इन दोनों प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, दे डोंट नीड ऑक्सीजन। इन दोनों प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि ये जो तीसरा प्रोसेस है यह क्या है, यह एरोबिक है, इट नीड्स ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो आओ देखते हैं हम लोग कैसे होता है इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है कि ब्रेक डाउन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू प्रोड्यूस द अल्कोहल। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू प्रोड्यूस द अल्कोहल। चलो तो अभी हम लोग जो है ग्लाइकोलाइसिस तक चीजों को रखेंगे। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो बना हुआ जो पायरुवेट है, इसका फेट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कल। ओके, तो आई होप आज आप लोगों ने जो चीज़ें नई सीखी हैं उसको आप रिवाइज करेंगे, सो दैट इन नेक्स्ट क्लास इफ यू विल मीट देन you will clear your doubt if you will have any. Okay, thank you. On is to on, study is always on। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए is to on पर बने रहिए।